है ना. It is white blood cells, it is colorless. It is a white blood cells, it is colorless. So what happens? To color it, to view it under the microscope, we are using a stain, we are using a color, we are using a dye. Stain का मतलब क्या होता है? Color या dye. The stain which we are using for coloring the eosinophilic cells are eosin. ठीक है. और ये जो eosin है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है. अब समझ में आया? eosin जो कलरिंग एजेंट है ना, उसका नेचर कैसा है? इट इज एसिडिक. Therefore, because we are using eosin to color these cells, these are called as eosinophils. And क्योंकि eosin का नेचर एसिडिक है, therefore they are called as acidophils. समझा बेटा? Yes, ma'am. Any other doubt? So yesterday we have seen granulocytes. Granulocytes मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है. Granulocytes का we have seen that first one, that is the eosinophil. क्या काम है? जैसे ही मैं आपको eosinophil बोलूंगी, आपको याद आना चाहिए कि it is increased during the allergic condition. जब भी कोई बॉडी में एलर्जी होती है, अपना eosinophil का काउंट बढ़ा रहता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज की एलर्जी हो गई और उस टाइम पे अगर मैंने जाकर अपना ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट में मेरा इयोसिन का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा. समझ में आया? क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी कुछ एलर्जी है. अच्छा, अब नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की तरफ चलते हैं, कॉल्ड एज अ बेसोफिल. अब देखो बेसोफिल है मतलब इट इज बीन स्टेन्ड विद अ बेसिक डाई. It has been stained with a basic dye, therefore it is called as a basophil. Which basic dye? The name of the basic dye is methylene blue. Methylene blue एक नाम का staining agent है, methylene blue. तो क्योंकि ये methylene blue से stain होता है and methylene blue is basic in nature, इसलिए हम इस cells को बोलते हैं basophils. ठीक है. कितना होता है पूरे डब्ल्यूबीसी का? सबसे कम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी बेसोफिल होता है, अबाउट 0.5 to 1%. आप इस रेशियो को ध्यान दो बेटा. देखो एकदम कम क्या है? बेसोफिल. फिर सेकंड नंबर पे क्या है? इसिनोफिल. फिर थर्ड नंबर पे कौन है? मोनोसाइट. फिर फोर्थ नंबर पे क्या है? लिम्फोसाइट. और फिर फिफ्थ नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर में, दैट इज न्यूट्रोफिल. ठीक है. ये रेशियो पे प्लीज जरा ध्यान दो. सो बेसोफिल दे आर 0.5%, ओनली बहुत थोड़ा सा of our WBC. Let us talk about the shape now. So let us see the shape. So you can see this is the basophil. The basophil का जो nucleus है, you can see it is twisted nucleus. Again I can say that it is non-phagocytic. मतलब eosinophil को भी मैंने कहा था कि it is non-phagocytic. वैसे ही मैं बेसोफिल को भी कह सकती हूँ कि it is also non-phagocytic. Non-phagocytic मतलब क्या? कि it is not engulfing the foreign bodies. फिर बेसोफिल का काम क्या है? तो बेसोफिल का काम है रिलीज ऑफ दिस 3 प्रोटीन्स. ये 3 प्रोटीन्स को रिलीज करता है. What are the 3 proteins? Histamine, serotonin, heparin. चलो मैं अभी इसका नाम बता के देती हूँ. बोर्ड्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सिर्फ ये नाम याद रखना जरूरी है. ये हिस्टामाइन का काम क्या है, सेरोटोनिन का काम क्या है, वो याद करना जरूरी नहीं है, बट यू शुड नो, इसलिए मैं आपको बता के दे रही हूँ. ठीक है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? फॉर योर बोर्ड एग्जाम यू शुड ओनली नो द टर्म्स. आपको सिर्फ टर्म्स याद करना है कि हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, हेपेरिन प्रोड्यूस होता है. यू डोंट have to learn the importance of that protein, but I will tell you ki how it has been done. Now just a second beta. Okay, so histamine का मतलब क्या है? It has been produced during the allergic condition that I have told you every time. So it is involved during inflammation during the allergic condition. मतलब
अगर मैंने कोई चीज ऐसा अप्लाई किया मेरे स्किन पे, या फिर मैंने ऐसा कोई चीज खाया जो अच्छा नहीं है मेरे बॉडी के लिए, मेरे बॉडी का बेसोफिल क्या करेगा, हिस्टामाइन बहुत सारा बनाएगा, बहुत सारा हिस्टामाइन बनाएगा। तो मेरे बॉडी में हिस्टामाइन बनते ही ये सारे रैशेस आने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाएगा, यस, रेडिश इचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ना वो हिस्टामाइन के वजह से होता है। और हिस्टामाइन को ठीक करने के लिए इसिनोफिल एंटी हिस्टामाइन बनाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. अंडरस्टैंड बेटा? सो हिस्टामाइन का काम क्या है कि इट इज एंटी, it is helping in inflammation or it is produced during the allergic condition. तो हिस्टामाइन समझ में आ गया। सेरोटोनिन का क्या काम है? सेरोटोनिन इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है विच इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, छोटा करने वाला। सो सेरोटोनिन इज अ प्रोटीन which helps in vasoconstriction whenever wherever it is required to our body. Next is the heparin. Heparin I have discussed earlier also. It is an anticoagulant which will not allow our blood to clot. Anticoagulant. समझ में आ गया? सो क्या क्या बताया मैंने आपको बेसोफिल के बारे में? द साइटोप्लाज्मिक, पॉइंट नंबर 1, द साइटोप्लाज्मिक granules are stained with the basic dye which is called as a methylene blue. Nucleus is twisted. It is making about 0.5 to 1% of the total WBC. It is non-phagocytic. It secretes 3 proteins: histamine, which is involved in allergic condition; serotonin, which is a vasoconstrictor; heparin, which is the anticoagulant. Yes, and it is meant for causing the inflammatory reaction. Inflammatory का मतलब क्या होता है? Swelling आना, inflammatory reaction. Done all of you? Understood basophil also now? Now the next topic is the neutrophil. Similarly here also, the cytoplasmic granules are stained with a neutral dye. Neutral dye. Therefore, they are called as a neutrophil. Now, the importance is that you can see over here, it is making the maximum of WBC. सबसे ज़्यादा अगर WBC में कोई है तो वो है न्यूट्रोफिल। कितना दिख रहा है आपको? 60 to 65% सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्यों ऐसा है कि न्यूट्रोफिल्स इतने ज्यादा हैं? आप उसके फंक्शन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे आर फैगोसाइटिक। ठीक है, देखो अपना इम्यूनिटी सिस्टम काम कैसे करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट इन शॉर्ट। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, 2 तरीके से काम करता है। आप प्लीज नोट डाउन कर लो, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which I am telling you, which will help you to understand the depth of the thing. Our immunity system works in 2 forms. There are some cells in our body. I will tell you which are the cells. Abhi you know neutrophil. There are some cells in our body which are phagocytic in action. Means whenever some bacteria or whenever some virus or whenever some foreign bodies enter our body, they will engulf it. They will try to engulf it to lessen the number. नंबर को कम करने के लिए। बट फिर भी यू नो दैट कि ऑब्वियसली बैक्टीरिया और वायरस तो एक भी आ गया तो वो फटाक से मल्टीप्लाई होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स उसको फटाफट 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 क्या करेगा? एनगल्फ करने का कोशिश करेगा। देयर आर अदर सेल्स आल्सो, सम सेल्स, एंड देयरफॉर आई एम सेइंग सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी, दे आर हैविंग द फंक्शन ऑफ एनगल्फिंग। सिर्फ एनगल्फ कर सकते हैं पर उसको मार नहीं, मतलब ऐसा उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो जितने जितने आते जाएंगे उसको एनगल्फ करना पड़ता है इनको। बट देयर आर सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज वो बंदूक के गोली के जैसा काम करता है कि मतलब अटैक किया सबके ऊपर अटैक कर डालेगा वो एक ही साथ।
तो एंटीबॉडीज बनाने को टाइम लगता है बॉडी को। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया गया तुरंत अपना बॉडी एंटीबॉडी बना लेगा, नहीं, इट टेक्स अ टाइम। तो जब तक ये टाइम लग रहा है एंटीबॉडी बनने को, तब तक ये न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। समझ में आया? तो न्यूट्रोफिल्स इसीलिए ज्यादा होते हैं, सो दैट दे कैन एनगल्फ more amount of this foreign substance, and therefore they have been called as the soldiers of our body. Okay, now let us talk about the structure. When you see the structure of a neutrophil, you can see that the nucleus is many lobed. अभी देखो, अब इसमें देख सकते हो कि एक ही न्यूक्लियस है और उसमें 3 लोब्स बन गए, 1 2 3, कभी कभी 5 भी बन जाते हैं। So I can say that the nucleus is 3 to 5 lobes. जब भी कभी न्यूक्लियस 3 से 4 लोब्स होते हैं उसमें, ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। नोट डाउन, when nucleus is 3 to 5 lobes, when nucleus is 3 to 5 lobes, we say it as polymorphonuclear. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, एंड शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं? PMN. PMN, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। और एक फॉर्म, और एक नाम से उसको जाना जाता है, कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स। So I am repeating the sentence once again. As the neutrophil ka nucleus has many lobes, how many lobes? 2 to 5 lobes or 3 to 5 lobes. It is called as polymorphonuclear or PMN or polymorphs. Put it underline, and this is important करके लिखो। Understood? Understood all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes. चलो, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। लेट मी सी कि आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है। मैम, हाँ बोलो, somebody is asking me some question. सेंटेंस रिपीट करो ना एक बार वापस से। यही पॉलीमॉर्फो वाला बेटा। पहला मैम। अच्छा, as in neutrophil, the nucleus is 3 to 5 lobes. As in neutrophil, the nucleus is 3 to 5 lobes. It is called as polymorphonuclear, abbreviated as PMN, also called as polymorphs. Understood? यस मैम। चलो, अभी मैं आपको एक ब्रेन ट्रिगर दे रही हूँ। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ योर कैन थिंक एंड टेल मी। सी फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू अ सीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने CID BID देखा ही होगा बचपन में। तो समझो कोई तो भी एक जगह में देयर इज अ मर्डर विच हैज बीन टेकन प्लेस। ठीक है, एक जगह कुछ तो मर्डर हो गया और वहां से सिर्फ हमें ब्लड सैंपल मिला है। ठीक है, वी हैव गॉट ओनली अ ब्लड सैंपल। नाउ while with the help of blood sample, can you detect the gender of a person? मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप ब्लड सैंपल से किसी का जेंडर पता कर सकते हो क्या? ये मेल का है या फीमेल का है? यस और नो? Yes. ओके, यू हैव टू टेल मी द रीजन ऑल्सो। सिर्फ यस और नो नहीं बोलना है। चलो बताओ क्यों, कैसे? सिर्फ यस और नो से काम नहीं चलेगा। You have to specify in science for everything. You have to there should be reason. मींस RBC और WBC का काउंट से पता कर सकते। अच्छा, शेरॉन ने बोला है कि काउंट से, पर समझो
कोई हेल्दी वुमन है तो उसका WBC काउंट तो अच्छा ही होगा, RBC काउंट तो अच्छा होगा। और कोई वीक सा इंसान है, तो उसका तो कम रहेगा। तो हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट विद दैट? कोई अगर मेल भी तो कमजोर हो सकता है ना, तो मेल कमजोर है तो उसका RBC काउंट कम रहेगा। और कोई अगर फीमेल नॉर्मल है, मतलब अच्छे से है, तो उसका तो काउंट बराबर होगा। तो हाउ कैन यू डिटेक्ट विद दैट? आई एम टेलिंग यू अबाउट अ कंडीशन जब आपने देखा ही नहीं है उस मेल फीमेल को। मैंने इसलिए तो आपको एक कंडीशन बताया ना कि फॉर एग्जांपल कि एक जगह समझो एक मर्डर हुआ है विद द ब्लड सैंपल, कैन यू टेल मी वेदर इट इज मेल और फीमेल? यस, आप सामने से अगर किसी को देखोगे तो यस यू कैन अंडरस्टैंड। बट जब आप जानते ही नहीं हो कि वो सामने वाला मेल है कि फीमेल है, और वो हट्टा कट्टा है कि कमजोर है, तो फिर आप कैसे बताओगे ब्लड सैंपल से? एनी अदर रीजन? सोचो सोचो, और जल्दी सोचो, नहीं तो पूरा लेक्चर सोचते ही बैठोगे। मैम क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पर? सेल के क्रोमोसोम अंदर किधर दिख रहा है आपको? हाँ, डीएनए में क्रोमोसोम्स होंगे उससे। ओ माय गॉड, DNA तक पहुंच गई। These are the blood cells, not a normal cells. These are blood cells, beta. Chalo, I will tell you. See, we can detect with the help of neutrophils. क्योंकि न्यूट्रोफिल का बात आया ना, therefore I have asked you this question. So we can detect the gender of a person with the help of this neutrophils. How? The neutrophils has a special thing in the cytoplasm called as a Barr bodies. BARR. BARR. Barr bodies. See, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, it is out of your textbook question, हाँ, but to create an interest in that, therefore I'm telling you. Okay. So the neutrophil shows, if the neutrophil shows Barr bodies, BARR Barr bodies, that means the blood is of a female. And if Barr body is absent, that means the blood is of a male. Any female, कोई भी female के पास एक special cells होते हैं called as a Barr bodies, which are present in the any of the epithelial cells. पहले के टाइम पे ना, the children used to have the practical for this. कैसे किया करते थे कि एक ईयरबड से ना मुंह के अंदर का ऐसा स्वैब निकाल कर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे, तो उसमें भी बार बॉडीज दिखते थे। जो गर्ल चाइल्ड रहते थे ना, उसके पास ही बार बॉडीज दिखते थे। जो मेल रहता था, जो बॉय चाइल्ड रहता था, उसके स्लाइड में नहीं दिखता था। समझ में आया आपको? तो बार बॉडीज जो होते हैं ना, वो सिर्फ फीमेल के पास प्रेजेंट होते हैं, मेल के पास एब्सेंट होते हैं। और यही बार बॉडीज न्यूट्रोफिल्स में अगर पाए जाएंगे, मतलब कि वो कोई फीमेल का ब्लड है, और अगर वो नहीं है, मतलब कि वो मेल का ब्लड है। समझ में आया? So Yes. therefore it has been called as with the help of neutrophils, only without of the neutrophils. बाकी सेल से नहीं, सिर्फ न्यूट्रोफिल से ही we can detect the gender of a person. चलो, फिर क्या मैं बता रही थी, ये हो गया. So we have finished with the granulocytes for all the three parts, that is the neutrophil, eosinophil and the basophil. Now let us move on to the next part, that is the अग्रेन्युलोसाइट. अग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है और जिसका न्यूक्लियस लोब्ड भी नहीं है. ये 2 पॉइंट है अग्रेन्युलोसाइट का, कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, और दूसरी पॉइंट न्यूक्लियस भी लोब्ड नहीं है. So agranulocytes has two types, lymphocytes and the monocytes. पहले हम लोग मोनोसाइट्स की बात कर लेते, बाद में हम लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में जाएंगे. तो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल आरबीसी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. इट इज लार्जेस्ट
of all WBC, सबसे बड़ा रहता है, इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे पहचानना भी बहुत ही आसान होता है इसे। अगर आप इसके न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस किडनी शेप का दिखता है, सो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, how much it is making? It is making 6 to 8% of the total WBC. Again a very important function, it is also phagocytic, मतलब दो लोग phagocytic है, एक तो न्यूट्रोफिल है और दूसरा मोनोसाइट है, बाकी के कोई भी phagocytic नहीं है। Only 2 WBCs are phagocytic, neutrophil and monocyte. Note down. मोनोसाइट का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो यहाँ पे पीपीटी में नहीं है, बट आई विल टेल यू दैट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम आल्सो, सो राइट डाउन। इट रिमूव्स सेल डेब्रीज, इट रिमूव्स सेल डेब्रीज। सेल डेब्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? डेड सेल्स। सो इट रिमूव्स सेल डेब्रीज as by with the help of what? By forming macrophages. Macrophages का भी काम क्या होता है? एनगल्फिंग का काम होता है। मैक्रोफेजेस भी एनगल्फ करते हैं। मैक्रो मतलब बड़े, फेजेस मतलब फैगोसाइटिंग, तो बड़े बड़े सेल्स जो फैगोसाइटिंग करते हैं उसे हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। सो मैक्रोफेजेस रिमूव्स दिस सेल डेब्रीज and therefore monocytes are called as scavenger. Very important point. Monocytes are called as scavenger. Scavenger किसको हम बोलते हैं? क्रो को बोलते हैं। क्रो, क्रो क्या करता है? डेड सेल्स को, डेड एनिमल को खाता है। वैसे ही ये मोनोसाइट हमारे बॉडी का डेड सेल्स को एनगल्फ करते हैं। फैगोसाइटोसिस से फॉरेन बॉडीज को भी एनगल्फ करते हैं और मैक्रोफेजेस बनके डेड सेल्स को भी एनगल्फ करते हैं, इसीलिए इसको हम स्कैवेंजर भी कहते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ, दैट इज अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट WBC. So it is the smallest WBC. Please note down, it is the smallest WBC with a large nucleus. होता छोटा है पर उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, you can see this मिडल वाला फिगर, इतना बड़ा न्यूक्लियस है कि पूरा सेल ही छुप जाता है। ठीक है? How much percent is it is making? It is making about 30% of the total. What is the function? Why it is so important? Because this is the one which produces antibodies, and antibodies helps in our immunity system. अब ये एंटीबॉडी वर्ड आजकल आपने एक साल में बहुत बार सुना होगा। प्लाज्मा डोनेशन सुना है, प्लाज्मा डोनेशन क्यों करते हैं वो सुना है, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आपने सुना होगा कि नहीं कि जिसको कोरोना हो चुका है उसका बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है, और फिर आजकल हम क्या करते हैं? एंटीबॉडी का डोनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा डोनेशन। सुना है कि नहीं? सो एंटीबॉडी बनाता कौन है? एंटीबॉडी हमारे लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है? एंटीबॉडी का काम क्या होता है? दे आर स्पेसिफिक टू द एंटीजेंस। एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन बॉडीज। Antigen can be some virus or it can be some bacteria or any foreign bodies, and उसको मारने के लिए जो बनता है that is antibodies. Antibodies are very specific. मतलब for example A type का बैक्टीरिया बॉडी में गया तो उसके लिए A type का ही एंटीबॉडीज बनेगा। अगर Z टाइप का बैक्टीरिया बॉडी में गया तो उसके लिए Z टाइप का ही एंटीबॉडीज बनेगा। समझ में आया? So antibodies are very specific and they are being prepared each and every time. हाँ, समझा? Okay.
Now you can see that there are two different types of this lymphocytes, as the T lymphocytes and the B lymphocytes. T and B, why इसको नाम अलग अलग दिया है? Depending upon the maturation where it takes place. T lymphocytes and B lymphocytes both are produced in the bone marrow. दोनों भी bone marrow में produced होता है. But कुछ cells they go for maturation in the thymus gland. Thymus gland किधर बताया मैंने? Near to our heart. So which cells? Those cells which goes for maturation in our thymus gland are called as T lymphocyte. And those lymphocytes which are produced and matured in bone marrow are called as B lymphocytes. Got it, all of you? मिस एक और बार रिपीट करो ना. हाँ बेटा. एक और बार रिपीट करो ना. ओके ओके. लिम्फोसाइट के दो टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. दोनों भी लिम्फोसाइट टी एंड बी बोन मैरो में बनता है. ठीक है, दोनों भी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है. पर बोन मैरो में दोनों भी बनने के बाद कुछ लिम्फोसाइट थाइमस में चला जाता है फॉर मैच्योरेशन. मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में चला जाता है. तो जो सेल मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में गए उसको हमने बोला टी लिम्फोसाइट. और जो सेल बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट. समझा अभी? यस मिस. दोनों का काम अलग अलग है. टी लिम्फोसाइट अलग तरीके से काम करता है, बी लिम्फोसाइट अलग तरीके से काम करता है. ये सब आप डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेसन में पढ़ने वाले हो इन द टॉपिक इम्यूनिटी सिस्टम. और इम्यूनिटी सिस्टम में आप ये बी और टी लिम्फोसाइट काम कैसे करते हैं ये पढ़ने वाले हो. सो वी आर नॉट गोइंग टू टच इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Understood this much? So we have finished with this much part of the WBC. Now let us move on to the next part, that is the platelets. Platelets are called as a thrombocyte. Thrombocyte. Again they are colorless. The lifespan is 7 days. अगर हम lifespan wise जाएंगे तो सबसे ज्यादा lifespan RBC का था, सेकेंड नंबर पे प्लेटलेट है और थर्ड नंबर पे WBC है लाइफ स्पैन वाइज. समझा? काउंट वाइज भी देखो, मैंने क्या बताया था बेटा? आरबीसी का काउंट मिलियंस में रहता है, प्लेटलेट्स का काउंट लाख्स में है और WBC का काउंट कितने में था? थाउजेंड्स में था. तो आप वैसे भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा. तो आरबीसी का काउंट मिलियंस में होता है, प्लेटलेट्स का काउंट लैक्स में होता है और इसका WBC का काउंट थाउजेंड्स में होता है. लाइफ स्पैन वाइज भी ऐसे हायरार्की आती है. लाइफ स्पैन में 120 डेज आरबीसी, इसका 7 डेज, प्लेटलेट्स का 7 डेज और WBC का 5 डेज. ठीक है. सो काउंट इज प्रेजेंट इन लैक्स. अगेन मेल में ज्यादा होगा, फीमेल में कम होगा. ठीक है. Next is where they are formed. Very important question for the board exam. Note down. Board exam के लिए बहुत ही important question है. Can be asked in the form of MCQ or it can be asked in the form of 1 mark question. It is formed in the megakaryocyte in our bone marrow. अभी हमने पहले ही पढ़ा कि बोन मैरो में सारे सेल्स बनते हैं, सारे WBC, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं. पर बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट में प्लेटलेट्स बनता है. अब इसका मतलब क्या? नाम बड़ा है पर मतलब एकदम सिंपल है. मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल. ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है. बोन मैरो में
ऐसे सेल्स जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है वहां पर ही प्लेटलेट्स बनते हैं. समझ में आया? So platelets are formed in the megakaryocytes in the bone marrow. How is the structure? They are also non-nucleated, but they are biconvex now. Biconvex है, biconcave नहीं है, biconvex है, and round shape के होते हैं. Now, what is the importance of this platelets? The importance of platelets is they are helping in blood clotting. अगर हमें एक छोटा सा भी कट लग गया तो थोड़ी देर के बाद खून आना बंद हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है. तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स. यू विल बी लर्निंग इन द फर्दर पार्ट. आई विल बी टीचिंग यू हाउ क्लॉटिंग टेक प्लेस. तो आपको क्या याद रखना है कि प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज द formation. Let us write down. Please note down. Formation of platelet will be called as what? Tell me. Formation will be called as thrombopoiesis. Formation of platelet will be called as thrombopoiesis. Increase in the number of platelet will be called as what? Thrombocytosis. Thrombocytosis. चलो डिक्रीज आप मुझे खुद बताओ. डिक्रीज को क्या बोलोगे? बताओ. Thrombocytopenia. Very good. Thrombopenia. Yes. Thrombopenia. So note down all the three terms. Thrombopoiesis is formation. Thrombocytosis is increased number, and thrombopenia is decreased number. The most important point over here is formation. Where is the formation taking place? In the megakaryocyte in the bone marrow. So have you all noted? Please note down the important things. You can add on one more thing over here. If you have completed this much, then I will tell you. If you have completed this much, please let me know. Done, all of you? Yes. Yes. Chalo, add on one more point. At the site of injury, इंजुरी का मतलब समझता है ना बेटा? जहां पे भी हमें चोट लगी होती है, जहां पे भी अगर हम गिर गए तो खून आ रहा है, उसको हम इंजुरी बोलते हैं. So at the site of injury, platelet releases thromboplastin.
स्पेलिंग आएगा थ्रोम्बो, थ्रोम्बो लिखो यहां से देख के, थ्रोम्बो। प्लास्टिन, PLASTIN, थ्रोम्बोप्लास्टिन। And underline it. Now, मैम हाँ यस, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों रिलीज करता है? ये ना बेटा ब्लड क्लॉटिंग, तभी आपको समझेगा। तो ये तो सिर्फ प्रोमो था, अभी ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे ना तभी समझ जाएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज द ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, बिफोर लर्निंग दैट जस्ट गो थ्रू दिस टेबल। See, for RBC I will repeat all the points. Just see whether you have understood each and every points over here. So RBC, they are circular, they are biconcave, they are non-nucleated, but nucleated in camels. This is important point once again, please note down. Camel is a mammal. हर मैमल में RBC जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सिर्फ कैमल को छोड़ के। कैमल के पास ही इवोल्यूशन में उसके RBC में न्यूक्लियस रह गया है, बाकी सारे मैमल्स के पास नॉन न्यूक्लिएटेड RBC होता है। So exception is camel. Size also you can see, diameter and thickness. Number as I've told you, मेल और फीमेल में वेरी करता है, मेल में ज्यादा, फीमेल में थोड़ा कम। लाइफ स्पैन इज 120 days. फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पोएसिस। फीटस के अंदर लिवर एंड स्प्लीन में होता है और अडल्ट में रेड बोन मैरो में होता है। जो भी डेड RBC है, they are destroyed in spleen and liver. So you can see the contradiction over here. You can see the opposite thing. Increase in number is called as polycythemia, that you have already learned. Decrease in number is called as erythrocytopenia. Yes. स्प्लीन का मतलब, हाँ, स्प्लीन का मतलब क्या होता है? अरे बच्चा मैंने, आप लेक्चर में नहीं थे क्या? स्प्लीन मतलब इट्स अ ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट बिलो आवर स्टमक। आप लेक्चर में नहीं थे यस्टरडे? नेटवर्क इशू, हाँ नेटवर्क इशू था, क्या? नेटवर्क इशू था। व्हाट यू आर टेलिंग? मैम वो बोल रहे हैं नेटवर्क इशू था उसके साथ। अच्छा, नेटवर्क इशू था, अभी भी लगता है नेटवर्क इशू, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहा था। अच्छा ठीक है। यस, स्प्लीन इज अ ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट बिलो आवर स्टमक। और मैंने स्प्लीन के बारे में एक बात भी बताया था, कौन मुझे बता सकता है? मैंने स्प्लीन के बारे में, वेरी Graveyard of गुड, RBC. वेरी गुड बेटा, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। यस, देन इंक्रीज इन नंबर हो गया, डिक्रीज इन नंबर हो गया। यस, लेस नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन। RBC का पूरा साइटोप्लाज्म हैज बीन फिल्ड विद द हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया है। ये सारा उसका काम है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, ब्लड के pH को मेंटेन करना। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि HB इज एक्टिंग एज अ बफर एंड इट इज मेंटेनिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब समझता है ना बेटा, जो ब्लड गाढ़ा है जितना, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। देन हेमोग्लोबिन का काउंट, एंड हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Then come to the white blood cells. They are colorless, nucleated, amoeboid and phagocytic cells. ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डायपेडेसिस का। They can easily squeeze out of the blood capillaries, and this property is called as a diapedesis. Then we have seen the diameter. We have seen it is present in thousands, 5,000 to 9,000. Here they are present in millions, and platelets are present in lakhs.
When we see the lifespan also, you can see 120 days, 5 to 10 days of platelets and 3 to 4 days of leukocyte. Formation will be called as the leukopoiesis. कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है, लिम्फ नोड में होता है, टॉन्सिल में होता है, थाइमस में होता है एंड पेयर्स पैच में होता है. Thymus is present next to our heart and Peyer's patch is present in our small intestine. Formation increase will be called as leukocytosis, decrease will be called as leukopenia, and pathological increase means हमेशा increase रहेगा तो leukemia, blood cancer. Then we have seen all these types. Last one was the platelets. It is again non-nucleated. It is round. ये दोनों भी non-nucleated है, RBC and platelet. ये biconcave होता है और ये biconvex होता है. They are very small. Diameter, they are present in lakhs. 5 to 10 days. Formation is poiesis, thrombopoiesis. पर कहाँ पर form होता है? In the megakaryocytes. So increase will be called as cytosis, decrease will be called as penia, thrombocytopenia, thrombocytopenia. What is the function? They are helping in clotting. So they release thromboplastin. You can see the spelling of thromboplastin here, which is helping in blood clotting. Now, how thromboplastin is helping in blood clotting, that we are going to learn in the next topic, that is the blood clotting. Is that clear? All the points. You can take a photo of this beta to compare, to study in a comparison. तो जल्दी याद हो जाएगा. Taken photo. और ये टेबल आपको लिखना है. That is a homework to you. सब लोग फोटो निकालेंगे और इसको टेबल को लिखेंगे. इस टेबल में आपको और क्या लिखना है? आपको ये सब के बारे में भी लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है. समझा? Yes, ma'am. Yes. All of you have to draw this table. But addition to this table, you're going to write down about all these different types of WBC with a diagram. Diagram is also important. Refer your textbook for the same. And you have to write down about this in a tabular form like this. You can see this tabular form. Again, this टेबल का भी आपको क्या लेना है? फोटो लेना है. This is the second homework which I've discussed you just now. So granulocytes are granulocytes. The granules, the cytoplasm are granules with lobed nucleus, and here the same. Just have a look, all of you. They have been stained with a neutral dye, acidic dye, basic dye, and here no dyes. Here the nucleus is many lobes. Therefore called as polymorphonuclear. Here it is bilobed, here it is twisted, it is large nucleus and kidney shaped nucleus. You can see the percentage and you can see the function. Function is very, very, very important. They are having the function of phagocytosis, non-phagocytic, they are producing antibodies, and here they are scavengers as well as phagocytic in nature. With all the diagrams. So again, take a photo of this particular page. So homework for all of you is to draw these two tables. Have you taken beta? If you have done, please tell me. Yes. Yes, ma'am. So I want homework with diagram in the next class. Next topic for today we are going to learn is about the blood clotting or blood coagulation. Blood clotting can also be called as coagulation. How I can define blood clotting or coagulation? So it is a conversion of liquid blood. Our blood is in a liquid form. So it's a conversion of a liquid blood into a semi-solid jelly.
semi solid jelly is called as blood clotting or coagulation. All of you have understood the definition? Conversion of liquid blood into semi solid jelly is called as blood clotting or coagulation. In our normal circulation, our blood is not clotting. नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में हेपेरिन होता है. हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट. साथ में एक और एंटीकोएगुलेंट होता है कॉल्ड एज एंटीथ्रोम्बिन. क्या बताया मैंने सेकेंड पॉइंट आपको? इन अवर नॉर्मल सर्कुलेशन अवर ब्लड डज नॉट क्लॉट. हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है. अगर नॉर्मल सर्कुलेशन में क्लॉट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा. सो नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता कभी भी. क्लॉट होना मतलब जम जाना नहीं, ऐसा होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन. एंटीथ्रोम्बिन एंड हेपेरिन आर एंटीकोएगुलेंट. एंटीकोएगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट होने देता है. समझ में आया सबको इतना पॉइंट? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसका काम कब है. तो जब हमें इंजरी लगेगी, जब हमें चोट लगेगी, जब हमें कट हो जाएगा कोई चीज से, जब ब्लड आना शुरू हो जाएगा, बाहर आने लगेगा, तब इसका फंक्शन स्टार्ट होता है. सो ड्यूरिंग इंजरी जो भी इंज्योर्ड टिश्यू है, समझो फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे को यहाँ पे बड़ा नाइफ लग गया, चाकू लग गया और फिर यहाँ से ब्लड आने लगा, तो यहाँ का मेरा टिश्यू इंज्योर्ड हुआ है. तो माय इंज्योर्ड टिश्यू and my platelets, they will release thromboplastin. समझा आपने? My injured tissue and the platelets which are present in my blood, they will start releasing thromboplastin. अब ये thromboplastin का काम क्या है? You can see this table. At the site of injury, my platelets and the injured tissue both will release the thromboplastin. These thromboplastin will form one enzyme, and the name of enzyme is prothrombinase, या फिर उसको हम thrombokinase भी कह सकते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक में उसका नाम prothrombinase दिया है. It can also be called as a thrombokinase. So it will release one enzyme called as a prothrombinase. ASC है ना लास्ट में, तो ASC है मतलब एंजाइम है. अच्छा, अब ये prothrombinase will convert the prothrombin. Do you remember where I've told you prothrombin? The prothrombin was present in our plasma. याद है कि नहीं? Yes, Yes. ma'am. मैंने आपको प्लाज्मा में 5 प्रोटीन्स बताए थे. याद है? कौन मुझे बताएगा 5 प्रोटीन के नाम जो मैंने प्लाज्मा में बताए थे? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन, heparin, prothrombin, हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन. albumins. शाबाश, वेरी गुड बेटा. यस, सो प्रोथ्रोम्बिन जो मेरे प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो किस में बदल जाएगा? अब थ्रोम्बिन में बदल जाएगा. देख प्रो टेबल को, किसके वजह से बदल रहा है? ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की वजह से बदल रहा है. और किसका इंपॉर्टेंस है? कैल्शियम आयंस का. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सिर्फ कैल्शियम आयन बोन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर कैल्शियम आयन कम रहेगा तो हमारा ब्लड भी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेप में कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है. अगर समझो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम नहीं है पर कैल्शियम नहीं है, प्रोथ्रोम्बिनेज है पर कैल्शियम नहीं है, तो भी ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा. सो कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी इन मेनी ऑफ द प्लेसेस. यू विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स. समझ में आया? तो अभी तक आपने बचपन से क्या पढ़ा है कि कैल्शियम जो है वो बोन डेवलपमेंट में मदद करता है, पर ऐसा नहीं है बेटा. कैल्शियम हेल्प्स इन मेनी ऑफ द सिस्टम्स इन आवर बॉडी. So one of the thing you have learned over here is in blood clotting. So in presence of calcium ion and in presence of an enzyme called as prothrombinase, prothrombin of our plasma will be converted into thrombin. अभी थ्रोम्बिन क्यों बना? अभी थ्रोम्बिन जो दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन मेरे प्लाज्मा में, उसको ये बदलेगा.
फाइब्रिनोजेन, जेन है मतलब इनएक्टिव फॉर्म होता है, हमेशा याद रखो बायो में जेन अगर वर्ड लगा है, जैसे प्रो फाइब्रिनोजेन, जेन लगा है ना मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इट्स अ ट्रिक आई एम टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड. सो फाइब्रिनोजेन which is soluble form in the plasma will be converted into fibrin insoluble, मतलब फाइब्रिन के थ्रेड्स बन जाएंगे अब. अब ये फाइब्रिन के थ्रेड्स क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को देखो बेटा, ये थ्रेड ने क्या कर दिया, सारे ब्लड सेल्स को बांध दिया. तो फाइब्रिन के जो थ्रेड्स है ना, दे विल बी व्हाट, दे विल बी फॉर्मिंग अ नेटवर्क, दे विल बी फॉर्मिंग अ नेटवर्क एंड इट विल ट्रैप द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स को ट्रैप करके रखेंगे और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा. अगर आपको रेड कलर का ब्लड नहीं दिख रहा है मतलब कि आपकी आरबीसी ट्रैप हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि आरबीसी की वजह से ही तो रेड कलर होता है. समझ में आया मेरी बात? ऑल ऑफ यू Yes. हैव अंडरस्टूड? Yes, yes. And that is what is called as a blood clotting. How much time it takes? It takes 2 to 8 minutes for a normal blood clotting. Again, as you are in 12th standard, you are going to learn in a very simple form, but it is not so simple. There are 13 factors involved in blood clotting, which you will be learning if you are taking, when you are going to a medical college. Okay? So I don't want to confuse you all. जितना आपको 12th के लिए आप उतना ही पढ़ो अभी. But let me tell you कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है. There are 13 factors involved in blood clotting. तो जो हमें ऐसा लगता है कि 2 या 8 मिनट में ब्लड क्लॉट हो गया, इट इज नॉट एट ऑल अ सिंपल प्रोसेस. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है वो. समझा? सो you can see over here what are the things, and this is very very important for the board exam, because from many for अभी ये लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं, पर उसके पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, तो आपको आने के चांसेस हैं. Again I will repeat all the points once again, please note down. Blood clotting का point number 1, I have told you the definition. Definition में क्या बताया मैंने, conversion of liquid blood into semi-solid jelly is called as blood clotting or coagulation. Point number 2, I've told you in our normal circulation our blood does not clot. In the normal circulation, blood does not clot because of the presence of an anticoagulant called as a heparin and antithrombin. Whenever there is an injury, now you can come back to this flow table. Whenever there is an injury or at a site of injury, our platelets and the injured tissue releases thromboplastin. This thromboplastin forms an enzyme called as a prothrombinase or thrombokinase. This prothrombinase enzyme, in presence of calcium ion, will convert our plasma protein prothrombin into thrombin. Now this thrombin will again convert our plasma protein fibrinogen, which was soluble, into a threads, fibrin threads, which will become insoluble. Now this fibrin threads, you can see in the diagram, this fibrin threads are trapping our blood cells. Formed elements matlab blood cells, RBC, WBC, platelets. And because of which the clot will take place. Is that clear? The normal clotting time is 2 to 8 minutes. Samjha sabko? You have to learn only this much for your 12th standard boards. But obviously, in your higher classes, you will be learning in more depth. Samjha? Now again, I request all of you to take a photo of this page, and this is also a homework to you all. पर सिर्फ आपको ये टेबल ही नहीं लिखना है, you will be writing the definition also. आप definition भी लिखोगे इसका, और normal clotting आप heparin और antithrombin के बारे में भी लिखोगे, referring your textbook. And then you will be drawing this flow table. Anyone is having any sort of doubt? So 3 homework I've given you all. To draw this table, to draw this table diagram, and lastly, I've told you to write down about the blood clotting. Yes?
You will be starting the blood clotting with a definition. Then second point, you will be telling कि normal circulation में blood क्यों नहीं clot होता. You will be introducing about heparin and antithrombin, and then you will be starting with this thing. समझा? Yes. Yes, ma'am. So you can see that is a mechanism of homeostasis, that is preventing our blood loss through the injury. You can see how it is trapping the, ये देखो ये फाइब्रिन के threads है सब. फाइब्रिन के threads देखो सबको कैसे ट्रैप करके रखा है, नेटवर्क बना के रखा है. You can see over here नेटवर्क बना के रखा है. So this is how a fantastic system works in our body. When you learn about our own body now, you will be very fascinated कि each and everything works so perfectly, so nicely. That if you understood, all of you, show me the thumb. All of you, either show me the virtual thumb or you can on your video and show me the thumb. Okay. Okay, सबका virtual thumb आ रहा है मेरे पास. समृद्धि. शाबाश. All of you have done. So next lecture में I want कि सब homework करके रखेंगे and then I will see. Shall I stop? Bye बेटा.